दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नरेंद्र यादव सिरानी में। दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में हमने महासागरीय जलधाराओं के बारे में पढ़ा था और आज सबसे पहले मैं उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले जो अपनी ये बुक है अपनी राट पब्लिकेशन SST इसके अंदर थोड़ा सा करेक्शन करवा देता हूँ। पेज नंबर 144 महासागरीय जलधारा वाला टॉपिक है। इसके अंदर अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं दे रखी हैं जिसके अंदर इरमिंगर धारा और रेनियल जलधारा शामिल है। इन दोनों को यहाँ से हटा दो और ये दोनों अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराओं के अंदर शामिल होंगी। तो इन दोनों को यहाँ से काट के कौन कौन सी इरमिंगर धारा और रेनियल जलधारा इन दोनों को काट कर और अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराओं के अंदर शामिल करो। एक करेक्शन थोड़ा सा 146 पेज के ऊपर है। 146 पेज के ऊपर इधर राइट साइड के अंदर किस जलधारा के कारण कैलिफोर्निया के शीतल मरुस्थल का निर्माण हुआ। तो आंसर दे रखा है इसमें कैलिफोर्निया की गर्म धारा के कारण। तो यहाँ पर गर्म को हटा के थोड़ा सा करेक्शन करो और गर्म के स्थान पर यहाँ पर ठंडे कर लो, यानी कैलिफोर्निया की ठंडी धारा के कारण। आज हम इस टॉपिक का थोड़ा सा फास्ट रिवीजन कर लेते हैं स्टार्ट से, जहां से हमने पढ़ाना शुरू किया था वहां से और लास्ट तक एक बार 5 मिनट के अंदर हम इसका फास्ट रिवीजन करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जलधारा क्या होती है। सागर या महासागर के अंदर एक निश्चित क्षेत्र के अंदर जब एक निश्चित दिशा के अंदर जल तेज गति से प्रवाहित होता है, जैसे नदियां प्रवाहित होती है ना स्थल भाग पर, उस तरीके से उसे हम जलधारा कहते हैं। अगर जलधारा की स्पीड तेज होगी तो उसे हम स्ट्रीम कहेंगे, और अगर उसकी स्पीड धीमी है, विस्तृत क्षेत्र में उसका प्रवाह हो रहा है लेकिन धीमी गति से हो रहा है, तो उसे हम ड्रिफ्ट कहेंगे यानी कि प्रवाह कहेंगे। दो चीज स्पष्ट, गति के आधार पर जलधाराएं दो प्रकार की, स्ट्रीम और ड्रिफ्ट। दिशा के आधार पर जलधाराएं दो प्रकार की, भूमध्य रेखा से दोनों ध्रुवों की ओर जाने वाली और दोनों ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली। टेम्परेचर के आधार पर, तापमान के आधार पर जलधाराएं दो प्रकार की, गर्म जलधारा और ठंडी जलधारा। दोनों मैंने आपको बताया था निरपेक्ष रूप से इसका कोई मानक नहीं है। उसके पास के जो समुद्र है उसका जो टेम्परेचर है उसके आधार पर किसी जलधारा को ठंडी गर्म जलधारा के रूप में जाना जाता है। उसके बाद में हमने बताया था कि ये जो अटलांटिक महासागर है और ये जो प्रशांत महासागर है, इन दोनों की जलधाराएं हैं, उनको हमने साथ साथ पढ़ा था, साथ साथ याद किया था। तो एक बार फास्ट रिवीजन कर लेते हैं थोड़ा सा। उत्तरी विषुवतीय जलधारा, दक्षिण विषुवतीय जलधारा, और ये होगी प्रति विषुवतीय जलधारा। जैसे ये जलधारा ऊपर की ओर जाएगी उत्तर दिशा के अंदर, डायरेक्शन चेंज होगा, ये डायरेक्शन चेंज होगा इसका व्यापारिक पवनों के कारण, तो इसका नाम हो जाएगा कुरोशियो की जलधारा। इसकी एक शाखा जापान और कोरिया के बीच में जाएगी जिसका नाम हो जाएगा सुशिमा की धारा, और सुशिमा की धारा को ही जापान के अंदर काली धारा के नाम से जाना जाता है। जैसे 40 डिग्री अक्षांश के ऊपर पश्चिम पवनों के प्रवाह के अंदर ये जलधारा आएगी तो इसका नाम हो जाएगा उत्तरी प्रशांत प्रवाह। क्या हो जाएगा? उत्तरी प्रशांत प्रवाह। और उत्तरी प्रशांत प्रवाह जब और थोड़ा सा आगे चलेगा तो इसकी दिशा पूर्ण रूप से पश्चिम से पूर्व की ओर हो जाएगी और आगे चल के ये दो भागों के अंदर विभाजित हो जाएगा। ऊपर की अलास्का की जलधारा जो गर्म जलधारा है, नीचे की ओर कैलिफोर्निया की धारा जो एक ठंडी जलधारा है। इस जलधारा के अंदर बेरिंग सागर से एक ठंडी जलधारा आएगी जिसका नाम है क्यूराइल की जलधारा, जो यहाँ पर क्यूरोशियो की जलधारा के अंदर मिल जाएगी। ये बात होगी प्रशांत महासागर के उत्तरी गोलार्ध के अंदर बहने वाली जलधाराओं की। अब बात करते हैं प्रशांत महासागर के दक्षिण भाग के अंदर बहने वाली जलधारा। ये जो दक्षिण विषुवतीय जलधारा है यह नीचे की ओर मुड़कर और पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तट के सारे नीचे की ओर उतरते हैं जिसका नाम है पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। और एक जलधारा यहाँ से दक्षिण अमेरिका का ये जो पश्चिम तट है यहाँ पर ध्रुवों से ऊपर की ओर चढ़ती है जिसे हम कहेंगे पेरू की जलधारा या फिर हम्बोल्ट की जलधारा। चूंकि पेरू जलधारा की खोज है वो हम्बोल्ट नामक वैज्ञानिक ने की थी, इसलिए इस धारा को हम्बोल्ट जलधारा भी कहते हैं। अब बात करते हैं अटलांटिक महासागर की। यहाँ पर भी उत्तरी विषुवतीय जलधारा, दक्षिण विषुवतीय जलधारा, प्रति विषुवतीय जलधारा। उत्तरी विषुवतीय जलधारा जैसे ही उत्तर दिशा की ओर मुड़ेगी यहाँ पर व्यापारिक पवनों के प्रभाव में आके तो इसका नाम हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम की धारा। गल्फ स्ट्रीम की धारा जब ऊपर की ओर चलेगी तो 40 डिग्री अक्षांश के आसपास आके और इसकी ये पश्चिम पवनों के संपर्क में आएगी और इसकी दिशा है वो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाएगी और इसे हम कहेंगे उत्तरी अटलांटिक प्रभाव। इसके अंदर ऊपर से एक ठंडी जलधारा आएगी ऊपर ध्रुवीय क्षेत्र से जिसको हम कहेंगे लेब्राडोर की जलधारा, जो यहाँ पर आकर मिल जाएगी जहाँ पर ग्रांड बैंक वगैरह है, जहाँ पर मत्स्य क्षेत्र का विकास हुआ है। उसके बाद में जैसे ही उत्तरी अटलांटिक प्रवाह आगे जाएगा तो इसके अंदर एक और ठंडी जलधारा आके मिलेगी जो ग्रीनलैंड के पूर्वी तट के सारे नीचे उतरती है जिसको हम कहेंगे पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा। ये उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है, ये आगे जाके 3 भागों के अंदर बटेगा। ऊपर की ओर गई सबसे पहले इरविंगर की धारा, ये सामने गई किसकी?
ये गई सामने नॉर्वे की धारा और नीचे की ओर आ गई ये रेनेल जलधारा। तीनों गर्म जलधाराएं हैं और एक इसका विभाजन, एक शाखा इसकी यहाँ से आएगी जो नीचे की ओर आएगी, जिसको हम कहेंगे, इसको कहेंगे हम कनारे की जलधारा। ये हो गई उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। अब अगर दक्षिण की बात की जाए तो ये जो दक्षिणी विश्वविद्युत जलधारा है ये दक्षिण अमेरिका के पूर्वी तट से टकराकर नीचे की ओर आएगी और ये ब्राजील के तट के सारे ध्रुवों की ओर जाएगी, जिसका नाम है ब्राजील की जलधारा। एक जलधारा नीचे से ऊपर की ओर भी चलती है, ठंडी जलधारा, जिसको हम कहते हैं यहाँ से फॉकलैंड की जलधारा। ये जो अंटार्कटिका प्रवाह है इसकी एक शाखा है जो केवल यहाँ तक आती है, उसके बाद ये विलीन हो जाती है। उसके बाद में बात करते हैं अफ्रीका के पश्चिम तट के ऊपर। एक जलधारा यहाँ से ऊपर चढ़ती है जो ठंडी जलधारा है, जिसका नाम है बेंगुएला की जलधारा। यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद में हम बात करते हैं हिंद महासागर की। हिंद महासागर के अंदर भी ये होगी दक्षिण विश्वविद्युत जलधारा, यहाँ से टकरा के नीचे की ओर आएगी तो ये मेडागास्कर द्वीप और ये अफ्रीका के पूर्वी तट के बीच में जो जलधारा बहती है इसे हम कहेंगे मोजाम्बिक की जलधारा, और एक शाखा इधर से आएगी जिसे हम मेडागास्कर की जलधारा कहेंगे। मोजाम्बिक की जलधारा और मेडागास्कर जलधारा दोनों में मिलन होगा और ये यहाँ पे कहलाएगी अगुरहास की जलधारा। ठीक है। उसके बाद में एक जलधारा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम किनारे, पश्चिम तट के सारे ऊपर की ओर चढ़ती है और जो नीचे से ऊपर की ओर जो जलधारा जा रही है वो ठंडी जलधारा होती है, तो ये भी ठंडी जलधारा है जिसे हम पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया जलधारा के नाम से जानते हैं। अब सर्दी के मौसम के अंदर जलधारा का प्रवाह इस प्रकार से होता है। उत्तरी गोलार्ध के अंदर बंगाल की खाड़ी के अंदर एक जलधारा उत्पन्न होती है जो बंगाल की खाड़ी अरब सागर के अंदर होती हुई और इस डायरेक्शन के अंदर अफ्रीका के अंदर जाके विलीन हो जाती है। और जबकि ग्रीष्म काल के अंदर अफ्रीका के पूर्वी तट पर जलधारा का उदय होता है और ये उल्टे डायरेक्शन के अंदर, विपरीत डायरेक्शन के अंदर बहती हुई और यहाँ पर पूर्वी द्वीप समूह के पास, पूर्वी एशिया द्वीप समूह के अंदर जाके खत्म हो जाती है। शीतकाल के अंदर ये जो जलधारा आ रही है ये जलधारा थोड़ी नीचे आके और प्रतिविश्वविद्युत जलधारा के रूप में पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। तो दोस्तों ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। इसके अंदर जितनी भी महत्वपूर्ण बातें थी उनके ऊपर हमने चर्चा की और अन्य जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो अपन बुक के माध्यम से पढ़ सकते हैं। अगर फिर भी कुछ समझ में नहीं आए तो आप कॉल या मैसेज कर सकते हो। और अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि इस टॉपिक के अंदर महत्वपूर्ण आने वाले प्रश्न क्या है। देखो इस टॉपिक के अंदर जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वो यही बनता है कि निम्न में से कौन सी जलधाराएं ठंडी है और कौन सी जलधाराएं गर्म है, उनका अंतर आना चाहिए। और अगर हमने ये मानचित्र के माध्यम से पूरा, अगर हमने सिस्टमेटिक ढंग से तीनों महासागरों की अलग अलग जलधाराओं का अध्ययन कर लिया तो हमें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जो जलधाराओं की उत्पत्ति से संबंधित जो कारण है या फिर और जो प्रश्न है वो आप किताब के माध्यम से अच्छे से पढ़ो, समझो। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद, जय भारत।